बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी में नई खोजों से पता चला है कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। बच्चों का दिमाग और उनका खुश रहना एक दूसरे से जुड़े हैं। जो बच्चे परिवार में खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं वे बेहतर सीखते हैं। डरने और घबराने वाले बच्चों को सीखने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के लिए 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं: समय, धैर्य यानी पेशेंस और प्यार। जब बच्चा कुछ पूछे या दिखाए तो तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे तेज़ी से सीखते हैं। जो लोग बच्चों को हमेशा अनदेखा करते हैं या बिना प्यार के बात करते हैं वे बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। वे जितना ज़्यादा शब्द सुनेंगे उनका दिमाग उतना ही तेज होगा। एक रिसर्च में देखा गया कि अमीर घरों के बच्चे ज़्यादा शब्द सुनते हैं। इस वजह से उनका दिमाग जल्दी सीखता है। सिर्फ ज़्यादा बोलना ही नहीं, अच्छी बातें करना भी ज़रूरी है। बच्चों के साथ किताबें देखने और पढ़ने से उन्हें नए शब्द मिलते हैं। दिन भर सिर्फ यह मत करिए या वहाँ मत जाइए कहने से बच्चों का विकास रुकता है। इसकी बजाय बच्चों के साथ उनके काम में शामिल होकर नई चीज़ें सिखाएं। याद रखें, बच्चे अपने आप सीखते हैं, बस उन्हें एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। बच्चे माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देते हैं। आखिरी महीने में वे अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेते हैं। पैदा होने के बाद एक टेस्ट में देखा गया कि वे माँ की आवाज़ सुनने के लिए ज़्यादा तेज़ी से दूध पीते हैं। वे पेट के अंदर टीवी का संगीत यानी म्यूज़िक भी याद कर सकते हैं। दिमाग के ज़्यादातर हिस्से जन्म से पहले ही बन जाते हैं। माँ के पेट में नशा या बुरी चीज़ें जाने से दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान होता है। दिमाग हमेशा खुद को बदल सकता है। प्यार और अपनापन मिलने पर दिमाग में अच्छे और मजबूत रास्ते बनते हैं। डर के माहौल में बुरे रास्ते बनते हैं। बचपन का समय बहुत खास होता है क्योंकि बच्चों का दिमाग एक सीखने की मशीन है। अगर बच्चे को शुरू में अच्छा माहौल मिले तो वह जीवन भर अच्छा करता है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई कमी है, जैसे कम सुनना, तो सही समय पर इलाज और अच्छे माहौल से उसे ठीक किया जा सकता है। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। यहाँ तक कि एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों का दिमाग भी अलग होता है। बच्चों को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के चेहरे देखना पसंद है। वे उन आँखों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो सीधे उन्हें देखें। अगर माँ एकदम बिना किसी भाव के बैठ जाए तो बच्चे रोने लगते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसी से हम खुद को पहचानते हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद ही बच्चे बड़ों की नकल करने लगते हैं, जैसे जीभ बाहर निकालना या मुंह खोलना। उनके दिमाग में कुछ खास सेल होते हैं जो दूसरों को देखकर सीखने में मदद करते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या करना चाहता है और वे उसी की नकल करते हैं। बच्चे सिर्फ इंसानों की नकल करते हैं, मशीनों की नहीं। लोगों के चेहरों और आँखों में बच्चों की बहुत दिलचस्पी होती है, इसी से वे बोलना सीखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है दूसरों के इरादे यानी इंटेंशंस को समझना। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात समझे। नए पैदा हुए बच्चों में भी कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उन्हें दूसरों की बात करने के इरादे समझने में मदद करती हैं। सबसे पहले बच्चों को आंखों में आंखें डालकर देखना पसंद है। दूसरा, वे बारी बारी काम करना जानते हैं। जैसे दूध पीते समय बच्चा रुकता है और माँ उसे हिलाती है, फिर बच्चा दोबारा दूध पीने लगता है। यह बातचीत की तरह ही है। तीसरा, वे जानते हैं कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर है।
जो लोग बच्चों की ज़रूरतों का तुरंत जवाब देते हैं वे बच्चों को सही दिमागी विकास में मदद करते हैं। आखिर में बड़ों की बच्चों से बात करने की एक खास आवाज़ होती है। बच्चों को यह आवाज़ बहुत पसंद आती है। बच्चे रोकर, मुस्कुराकर और पकड़कर अपने बड़ों के करीब आना चाहते हैं। ये सब एक रिश्ता बनाने के लिए ज़रूरी है। बच्चों की रोने की आवाज़ ऐसी होती है कि बड़े तुरंत उनकी तरफ ध्यान दें। बच्चे मुस्कुराकर अपनों को खुश करते हैं। बच्चों को माँ की आवाज़ और खुशबू सबसे अच्छी लगती है। लेकिन जो भी इंसान बच्चों के साथ लगातार समय बिताता है और प्यार देता है, बच्चा उससे जुड़ जाता है। अगर बच्चों की ज़रूरतें लगातार और प्यार से पूरी की जाती हैं तो इसे सुरक्षित लगाव या सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे असुरक्षित लगाव या इनसिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट यानी असुरक्षित लगाव वाले बच्चे या तो अकेले रहने लगते हैं या बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। इससे आगे चलकर उनके विकास पर बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरे मामलों में जैसे डर या मारपीट वाले घर में बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या करें। उन्हें लगता है कि वे प्यार के लायक ही नहीं हैं। प्यार और सुरक्षा देने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे दादा दादी, भाई बहन। खून का रिश्ता होना भी जरूरी नहीं है। बच्चे समाज के बारे में भी बहुत कुछ समझते हैं। करीब 12 महीने के बच्चे यह उम्मीद करते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और सही काम करेंगे। एक रिसर्च में बच्चों को कंप्यूटर पर कुछ शेप्स, कुछ आकार दिखाए गए। एक आकार पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दूसरा आकार, दूसरा शेप आता है और उसकी मदद करता है। तीसरी बार एक और शेप आता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब बच्चों को इन शेप्स वाले खिलौने दिए गए तो सबने मदद करने वाले खिलौने को चुना। एक और रिसर्च में बच्चों को दिखाया गया कि 2 खिलौनों को बराबर बराबर चीज़ें नहीं दी गई। बच्चे उस गलत काम को बहुत देर तक हैरान होकर देखते रहे। इन सब बातों से पता चलता है कि सही और गलत की कुछ समझ बच्चों में जन्म से ही होती है। यह सब इंसानों के समाज में मिलजुल कर रहने के लिए जरूरी है। बच्चे बिना बोले ही अपने परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर परिवार में प्यार और मदद है तो वे भी वही सीखते हैं। अगर परिवार में मारपीट और गुस्सा है तो उनका विकास गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में चला जाता है। जब बच्चे दूसरों को देखते हैं तो वे सिर्फ उनकी चाल ढाल की नकल नहीं करते, बल्कि उनके इरादों, उनके गोल्स को भी समझते हैं। वे जानते हैं कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। अगर कोई किसी काम में फेल भी हो जाए तो बच्चा सही काम की ही नकल करता है। एक रिसर्च में बड़ों ने एक लाइट को हाथों की जगह अपने सिर से जलाया। बच्चों ने भी उसे देखकर अपने सिर से लाइट जलाई। लेकिन जब एक औरत ने सर्दी का नाटक करते हुए शॉल के अंदर हाथ रखकर अपने सिर से लाइट जलाई तो बच्चों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें समझ आ गया कि औरत के हाथ बंधे थे, इसलिए उसने सिर का इस्तेमाल किया, पर उनके हाथ तो खाली हैं, इसलिए बच्चों ने अपने हाथों से ही लाइट जलाई। बच्चे गलती से हुए कामों की नकल नहीं करते। वे यह भी समझते हैं कि कौन उन्हें खिलौने नहीं दे पा रहा है और कौन जानबूझकर नहीं दे रहा। जो इंसान जानबूझकर खिलौना नहीं देता, बच्चे उससे ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे दिमाग को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वे समाज और कल्चर यानी संस्कृति की ज़रूरी बातें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। नकल करने से जुड़े एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते। वे समझते हैं कि लोगों के हर काम के पीछे कोई न कोई वजह होती है।
बच्चों को यह भी पता होता है कि हम जानबूझकर किसी चीज़ को देखते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान किसी छिपी हुई चीज़ को हैरानी से देख रहा है तो रेंगने वाले बच्चे भी वहां जाकर देखने लगते हैं कि आखिर वहां क्या है। लगभग 8 से 10 महीने का होने पर बच्चे उंगली से इशारा करके दूसरों का ध्यान भी इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ खींचते हैं। इशारे 2 तरह के होते हैं। पहला, जब बच्चा कोई चीज़ मांगने के लिए इशारा करता है। दूसरा, जब बच्चा सिर्फ इसलिए इशारा करता है ताकि वह आपको भी वह चीज़ दिखा सके। दूसरे तरह का इशारा 10 महीने के बाद बहुत होने लगता है। इसका मतलब है कि बच्चा आपके दिमाग पर असर डालना चाहता है। अगर बच्चा यह दूसरा वाला इशारा न करे तो यह ऑटिज्म जैसी बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जब बच्चा और बड़ा इंसान एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं तो इसे जॉइंट अटेंशन कहते हैं। यह बच्चों के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि बच्चा दूसरों के दिमाग और इमोशंस को समझ रहा है। बच्चा जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है तो वह सोचता है, मुझे यह पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे देखो, क्योंकि हम एक ही समूह यानी एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। इसी ज्वाइंट अटेंशन से बच्चे दुनिया के बारे में सीखते हैं। जब बड़ा इंसान और बच्चा दोनों एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं तब बड़ा इंसान उस चीज़ के बारे में बच्चे को नई बातें सिखा सकता है। इसे ही रिस्पॉन्सिव कंटिजेंसी कहते हैं, जहां बच्चा दिलचस्पी दिखाता है और बड़ा इंसान उसका जवाब देकर उसे कुछ नया सिखाता है। अच्छे माता पिता या टीचर जानबूझकर ऐसे हालात भी बना सकते हैं जहां बच्चा किसी चीज़ में दिलचस्पी ले। प्ले सेंटर्ड लर्निंग करा सकते हैं। ये चीज़ें बड़ों को पसंद आती है, जैसे मोबाइल या गाड़ी की चाबी। वे बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। बच्चे नई चीज़ों को देखकर बड़ों की तरफ भी देखते हैं कि उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसे सोशल रेफरेंसिंग कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में मैजिक माइक नाम का एक डरावना रोबोट लाया गया। जब रोबोट आया तो कुछ माताओं ने डरी हुई शक्ल बनाई और कुछ ने खुश होने की। जब माताओं ने डर दिखाया तो बच्चे रोबोट के पास नहीं गए और रोने लगे। लेकिन जब माताएं खुश थीं या बिना किसी भाव के थीं तो बच्चे रोबोट के पास गए और उसके साथ खेलने लगे। नकल करना, एक चीज़ पर ध्यान लगाना और सही गलत की समझ, इन सब से पता चलता है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही दूसरों की भावनाएं समझना शुरू कर देते हैं। पहले के मनोवैज्ञानिकों, पहले के साइकोलॉजिस्ट जैसे फ्रॉइड को लगता था कि बच्चे बहुत देर से ये सब समझते हैं, लेकिन अब साबित हो गया है कि ऐसा नहीं है। आईने यानी मिरर के सामने बच्चों का व्यवहार भी एक इंटरेस्टिंग बात है। 3 से 5 महीने के बच्चे आईने में अपने हाथ पैर हिलाकर देखते हैं, लेकिन 18 महीने के होने से पहले वे आईने में अपने चेहरे पर लगे लाल निशान को खुद के चेहरे पर नहीं पहचान पाते। इससे लगता है कि खुद को पहचानने की समझ यानी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आती है। सबसे जरूरी बात यह है कि घर के लोग बच्चे को एक इंसान की तरह माने। इंसानों का दिमाग ही समाज में रहने के लिए बना है और बच्चे जन्म से ही लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अगर बच्चे की देखभाल अच्छी हो तो जरूरी नहीं कि वह देखभाल सिर्फ माँ बाप ही करे। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब बच्चों को अच्छे डे केयर में रखा गया जहाँ प्यार और अटेंशन मिलता है तो उनके अंदर स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम मिला। लेकिन जहाँ बच्चों पर गुस्सा किया जाता है या उन पर जोर डाला जाता है वहाँ यह हार्मोन ज़्यादा मिला। बोलने से पहले ही बच्चे देखकर और सुनकर दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख लेते हैं।
कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे जन्म से ही कुछ चीज़ें समझने के लिए तैयार होते हैं, भले ही यह सच हो या न हो। लेकिन बच्चे सीखते बहुत तेजी से हैं। वे कुछ चीज़ें बहुत आसानी से सीखते हैं, जैसे एक काम करने से दूसरा काम क्यों होता है। शायद उनका दिमाग कुछ खास चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बना है, जैसे हिलने डुलने वाली चीज़ें। बड़ों का बच्चों के साथ बात करने का तरीका भी उन्हें सीखने में मदद करता है। बड़े जब बच्चों को कुछ दिखाते हैं तो वे ज़्यादा जोश के साथ पास जाकर और बार बार उस चीज़ को दिखाते हैं। बच्चे भी उन लोगों के वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो इस तरह से सिखाते हैं। बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर नहीं सीखते, वे खुद चुनते हैं कि उन्हें क्या देखना है। एक्टिव लर्नर्स हैं। बच्चे देखकर और सुनकर दुनिया को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, साइकोलॉजी कि इंसान कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा, फिजिक्स, चीज़ें कैसे काम करती हैं। और तीसरा, बायोलॉजी यानी जानवर और पेड़ कैसे अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों भी वैज्ञानिकों की तरह होते हैं। वे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नतीजे निकालते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार अपना खिलौना गिराता है और माँ उसे उठा कर देती है तो बच्चा सीखता है कि मैं गिराऊंगा तो माँ लाएगी। वह यह भी सीखता है कि चीज़ें हमेशा नीचे ही गिरती हैं, यानी ग्रेविटी। उनका दिमाग मानता है कि एक चीज़ एक ही समय पर 2 जगह नहीं हो सकती, लेकिन एक डब्बे के अंदर दूसरी चीज़ जरूर हो सकती है। जब बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीखता है तो उसकी सीखने की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में 3 महीने के बच्चों को चिपकने वाले दास्ताने पहनाए गए जिससे वे खिलौने पकड़ सकें। जिन बच्चों ने खुद खिलौने पकड़े वे उन बच्चों से ज़्यादा जल्दी सीख गए जिन्होंने सिर्फ दूसरों को खिलौने पकड़ते देखा था। खुद काम करने से बच्चे बेहतर सीखते हैं। जब बच्चा बिना सहारे बैठना सीखता है 4 से 6 महीने में, तो वह चीज़ों को उलट पुलट कर और दोनों हाथों से महसूस करके देख सकता है। इससे वह समझता है कि चीज़ें 3D होती हैं। सबसे बड़ी बात तब होती है जब बच्चा खुद चलना सीखता है। रेंग कर या चलकर बच्चा अपनी पसंद की जगह जा सकता है। चलने पर बच्चे खिलौने उठाकर दूसरों को दिखा सकते हैं। 11 से 12 महीने के बच्चे चलना सीखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे 1 घंटे में 2000 कदम चल सकते हैं और दिन भर में करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। खुद चलने फिरने से बच्चा अपनी मर्जी का मालिक बनता है। हालांकि शुरुआत में बच्चे कई बार गिरते हैं, 1 घंटे में करीब 17 बार, और गलत रास्तों जैसे ढलान या गड्ढों पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी तरह वे सही फैसला लेना सीखते हैं। अब बच्चे वैज्ञानिक की तरह खुद जाकर चीज़ों के साथ प्रयोग यानी इंटरवीन कर सकते हैं, जैसे टीवी के बटन दबाना या वैक्यूम क्लीनर का प्लग निकाल देना। हालांकि छोटे बच्चे देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी और ध्यान यानी अटेंशन बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लगते हैं। 6 हफ्ते से छोटे बच्चों को आंखों से चीज़ों का पीछा करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन वे चीज़ों को देख सकते हैं और सिर्फ रंग बिरंगे धब्बे ही नहीं बल्कि पूरा नज़ारा समझते हैं। बच्चों को काले और सफ़ेद रंग वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जैसे चेसबोर्ड का डिज़ाइन, शायद इसलिए क्योंकि रोशनी और अंधेरे का अंतर देखने से उनके दिमाग की देखने की शक्ति मजबूत होती है। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे किसी एक चीज़ को देखना बंद नहीं कर पाते और तब तक रोते रहते हैं जब तक उन्हें वहाँ से हटा न दिया जाए। एक मशहूर प्रयोग में छोटे बच्चों के पैरों में एक रिबन बांध दिया गया और उसे एक आवाज़ वाले घूमने वाले खिलौने से जोड़ दिया गया।
बच्चों ने जल्दी ही सीख लिया कि पैर मारने से खिलौना बचता है। कुछ दिनों बाद जब खिलौना फिर से लाया गया, लेकिन उसे रिबन से नहीं जोड़ा गया, तब भी बच्चों ने उसे देखकर बहुत पैर मारे। इसका मतलब है कि 3 महीने के बच्चे भी कारण और असर यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को याद रख सकते हैं। अगर बच्चों को बीच में याद दिलाया जाए तो वे 1 महीने पुरानी बात भी याद रख सकते हैं। एक और रिसर्च में जिन बच्चों ने 6 महीने की उम्र में अंधेरे में खिलौने को ढूंढने का खेल खेला था, वे 2.5 साल की उम्र में भी उसे याद रखे हुए थे। बड़े लोग अक्सर चीज़ों को देखकर ही बता देते हैं कि वे छूने में कैसी लगेंगी। 1 महीने के बच्चे भी अलग अलग तरह के एहसासों यानी सेंसरी मोडेलिटीज़ को जोड़ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को बिना दिखाए मुंह में 2 तरह के डमी दिए गए, एक खुरदुरा और एक चिकना। बाद में जब उन्हें दोनों डमी की तस्वीरें दिखाई गईं, तो बच्चों ने उसी डमी की तस्वीर को ज़्यादा देर तक देखा जिसे वे चूस रहे थे। इसी तरह अगर बच्चे को 3 औरतों के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वे टीवी पर 3 औरतों वाले वीडियो को देखते हैं, न कि 2 औरतें वालों को। इससे पता चलता है कि 5 महीने के बच्चे भी 1, 2 और 3 तक की गिनती समझते हैं, और अगर उन्हें गलत गिनती दिखाई जाए तो वे हैरान हो जाते हैं। बच्चों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि दुनिया की चीज़ें कैसे काम करती हैं, यानी फिजिकल रिलेशंस। अगर आप कोई चीज़ उनके सामने किसी डिब्बे के पीछे छिपा दें, तो बच्चे समझते हैं कि चीज़ गायब नहीं हुई है, वह वहीं है। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक खिलौना कार दिखाई गई जो पटरी पर चलती हुई एक डिब्बे के पीछे से होकर गुजरती थी। जब डिब्बे के पीछे एक रुकावट रख दी गई, तो बच्चे समझ गए कि कार अब डिब्बे के पार नहीं आएगी। जब दिमाग की जांच की गई, तो पता चला कि अगर कोई चीज़ गायब हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों का दिमाग अलग तरह से काम करता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मानना था कि 18 महीने से पहले बच्चों को यह समझ नहीं होती कि छिपी हुई चीज़ें मौजूद रहती हैं। उन्होंने ए नॉट बी नाम का प्रयोग किया। इसमें बच्चों के सामने एक चाबी को बार बार कपड़े यानी ए के नीचे छिपाया गया। बाद में जब चाबी को कपड़े बी के नीचे छिपाया गया, तो 10 महीने के बच्चों ने भी उसे वापस कपड़े ए के ही नीचे ढूंढा। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रयोग करने वाला इंसान बच्चों से बात कर रहा होता है। जब बिना इंसान के सिर्फ एक मशीन ने चाबी को बी के नीचे छिपाया, तो बच्चों ने सही जगह से चाबी ढूंढ ली। बच्चे यह भी समझते हैं कि कौन सी चीज़ खुद चल सकती है और कौन सी मशीन है। एक एक्सपेरिमेंट में इंसानों के शरीर पर लाइटें लगाकर उन्हें अंधेरे में चलाया गया। बच्चे समझ गए कि वह कोई इंसान चल रहा है। 3 महीने के बच्चे सिर्फ चलने के तरीके को देखकर गाड़ी और कुत्ते में फ़र्क कर लेते हैं। 12 महीने के बच्चे खेलते समय एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी का जानवर और लकड़ी की कुर्सी दें, तो वो समझते हैं कि दोनों अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ें हैं। 2 से 3 साल के बच्चे सिर्फ देखने पर नहीं जाते, वे चीज़ों के असली गुण समझते हैं। जैसे अगर कोई पंछी दिखने में अजीब है, तो भी वे समझ जाते हैं कि वो घोंसले में ही रहेगा। इसे साइकोलॉजिकल एसेंशियलिज्म कहते हैं। बच्चे यह भी समझते हैं कि जानवरों के बच्चे होते हैं और वे बड़े होते हैं, लेकिन कुर्सियों और बैग के साथ ऐसा नहीं होता। दिमाग के पास पैटर्न्स पकड़ने की बहुत अच्छी ताकत होती है। जैसे चिड़िया का मतलब है हल्के पंख, चोंच, उड़ना और गाना। बच्चा जब चिड़िया को देखता है, तो उसका दिमाग एक साथ देखना, सुनना और छूना सब जोड़ लेता है।
दिमाग में चीज़ों के बारे में जानकारी अलग अलग डिब्बों में नहीं होती। जब हम लात मारना शब्द पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा काम करने लगता है जो सच में लात मारते समय करता है। इसलिए बच्चों को एक साथ कई तरीकों से सिखाना सबसे अच्छा होता है, जैसे दिखाकर, सुनाकर और खुद करके। लैंग्वेज यानी भाषा बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे किसी चीज़ से खेलते हैं तो वे चुप नहीं रहते, वे आवाज़ें निकालते हैं और बड़ों को चीज़ें देते हैं। जब कोई बड़ा इंसान चीज़ की तरफ उंगली दिखाकर उसका नाम बताता है तो बच्चे नए शब्द बहुत तेज़ी से सीखते हैं। 15 महीने का बच्चा सिर्फ एक बार सुनकर ही नया शब्द सीख सकता है। 2 साल के बच्चे हर दिन लगभग 10 नए शब्द सीखते हैं। बच्चे इतनी जल्दी बोलना इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम उनसे एक खास तरीके से बात करते हैं, जिसे इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच या पेरेंटिस कहते हैं। इस तरीके में हम गाते हुए ऊंची आवाज में और शब्दों को खींचकर बोलते हैं। जन्म से 4 दिन के बच्चे भी अलग अलग भाषाओं के लय, इनमें फर्क महसूस कर सकते हैं। इस तरह से बात करने के कई फायदे हैं। पहला, शब्दों की पहचान। यह बच्चों को बताता है कि कोई शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। दूसरा, ध्यान खींचना। बच्चों को यह आवाज़ बहुत पसंद आती है। यहाँ तक कि नए पैदा हुए बच्चे भी आम बोलचाल से ज़्यादा इस आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। हम जानवरों से भी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन वह थोड़ी अलग होती है। फिर तीसरा, नई जानकारी देना। जब माँ अपने बच्चे को किताब पढ़कर सुनाती है तो वह नए शब्दों पर ज़्यादा जोर देती है। इससे बच्चे को पता चलता है कि यह कोई नई बात है। दुनिया में 6000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। बच्चे वही भाषा सीखते हैं जो उनके आसपास बोली जाती है। शुरू में बच्चों का दिमाग दुनिया की हर भाषा की आवाज़ को समझ सकता है, लेकिन 1 साल का होते होते उनका दिमाग सिर्फ उसी भाषा पर ध्यान देता है जो वे सुन रहे होते हैं। जैसे हिंदी में त, थ, द अलग अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ टी और डी होता है। 1 साल से छोटे अंग्रेज बच्चे भी हिंदी की इन आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद वे यह भूल जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। बच्चे होठों के हिलने के तरीके से भी आवाज़ को पहचानते हैं। एक रिसर्च में अमेरिकन बच्चों को चीनी भाषा के छात्रों के साथ खेलने के लिए रखा गया। जो बच्चे सच में छात्रों के साथ खेले, उन्होंने चीनी आवाज़ों को याद रखा, लेकिन जिन बच्चों ने उन्हें सिर्फ टीवी पर देखा, वे चीनी आवाज़ों को पहचान नहीं पाए। इससे पता चलता है कि बच्चे टीवी से नहीं बल्कि लोगों से जुड़कर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे बोलने से पहले ही बातचीत में हिस्सा लेने लगते हैं। 0 से 2 महीने के बच्चे सिर्फ हुंकार जैसी आवाज़ें निकालते हैं। 2 से 3 महीने के बच्चे स्वर जैसी आवाज़ें निकालने लगते हैं। 3 से 6 महीने के बच्चे आधी अधूरी आवाज़ें निकालते हैं और 7 महीने के बाद बच्चे सही अक्षर बोलने लगते हैं, जैसे दा 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 या मा मा मा। यही उनके शब्द बनते हैं। बच्चे कौन से शब्द पहले बोलेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बोलना कितना आसान है। जैसे ब, प, म बोलना आसान है, इसलिए बच्चे सबसे पहले यही बोलते हैं। बहरे बच्चे भी आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन थोड़ा देर से। अगर बहरे बच्चे ऐसे घर में हों जहां इशारों की भाषा बोली जाती है, तो वे अपने हाथों से वैसी ही हरकतें करने लगते हैं। अलग अलग देशों के बच्चों की आवाज़ें भी अलग होती हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो एक फ्रांसीसी बच्चा और एक भारतीय बच्चा अलग अलग तरह से बड़बड़ाते हैं। हर बच्चा अलग समय पर बोलना सीखता है। मकार्थर बेट्स इन्वेंटरी यानी एक लिस्ट के अनुसार
16 महीने में लगभग 55 शब्द, 2 साल में लगभग 225 शब्द, 2.5 साल में लगभग 573 शब्द और 6 साल में 6000 से ज़्यादा शब्द। कुछ बच्चे 2 साल के होने तक भी एक भी शब्द नहीं बोलते। ये लेट टॉकर्स हैं। इनमें से आधे बच्चे 5 साल तक आते आते बिल्कुल ठीक बोलने लगते हैं। बाकी आधे बच्चों में कोई परेशानी या ऑटिज्म हो सकता है। अगर बच्चा बोलने के साथ साथ आंखों में आंखें नहीं डालता, अपना नाम पुकारने पर जवाब नहीं देता या उंगली से इशारा नहीं करता तो यह ऑटिज्म का खतरा हो सकता है। बोलने के साथ साथ बच्चे इशारों से भी अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कुछ इशारे तो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, जैसे हाथ हिलाकर टाटा करना। 10 से 18 महीने की उम्र में बच्चे बहुत इशारे करते हैं। 10 महीने का बच्चा कम से कम 4 तरह के इशारे जानता है। पहला, दूसरों से काम करवाना, जैसे अपने मनपसंद खिलौनों की तरफ उंगली दिखाना ताकि बड़ा उसे उठा कर दे। दूसरा, भावनाएं जताना, जैसे ना बोलने के लिए सिर हिलाना। तीसरा, चीज़ों से जुड़ी बातें बताना, जैसे दरवाजे का हैंडल घुमाना, मतलब मुझे बाहर जाना है, या कान पर फोन लगाना। और चौथा है ध्यान खींचना, जैसे किसी चीज़ की तरफ सिर्फ इसलिए इशारा करना ताकि दूसरा इंसान भी उसे देखे। इसे प्रोटो डिक्लेरेटिव पॉइंटिंग कहते हैं। जो बच्चे यह इशारा करते हैं वो जल्दी बोलना सीखते हैं। 18 महीने के बाद जब बच्चे ज़्यादा बोलने लगते हैं तो उनके इशारे कम हो जाते हैं। इशारों से बच्चे बहुत बड़ी बातें भी कह सकते हैं। एक बार जब माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बच्चे पढ़ने के लिए कोई एक किताब चुनो, तो उसने पहले सिर हिलाकर ना कहा, फिर मम्मी बोला और माँ का हाथ किताबों पर रख दिया। इसका मतलब था मैं नहीं, मम्मी तुम चुनो। ज़्यादातर बच्चे 18 महीने की उम्र तक कई शब्द बोलने लगते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक सोचते थे कि 18 महीने में बच्चे अचानक से बहुत सारे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर चीज़ का एक नाम होता है। लेकिन अब माना जाता है कि ऐसा अचानक नहीं होता। सच तो यह है कि 4 महीने का बच्चा भी शब्दों को समझना शुरू कर देता है और आमतौर पर उसका पहला शब्द होता है खुद का नाम। 18 महीने का होने पर बच्चे 2 शब्दों को जोड़ना सीख जाते हैं, जैसे मक्खी खिड़की, मतलब मक्खी खिड़की पर है, या तकिया मारो, यानी मुझे तकिए से मारो। कई बार बच्चे अपनी बात समझाने के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे वे हर उड़ने वाले कीड़े को मक्खी और हर 4 पैर वाले जानवर जैसे गाय या घोड़े को कुत्ता कह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बेवकूफ़ हैं, बस उनके पास शब्द कम हैं, इसलिए वे जुगाड़ लगाकर अपनी बात कहते हैं। वे 2 शब्द जोड़कर बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे मेरा जूता, बड़ा कुत्ता, पापा बाय बाय, नहीं नहाना। बच्चे इतनी जल्दी शब्द इसलिए सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि शब्द चीज़ों और कामों के नाम हैं, लेबल्स हैं। वे यह भी समझते हैं कि एक नाम सिर्फ एक चीज़ का ही नहीं, बल्कि पूरी एक जात यानी कैटेगरी या वर्ग का होता है। हम बड़े भी बच्चों से बात करते समय बेसिक लेवल के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कुत्ता देखो या गाड़ी देखो। हम यह नहीं कहते कि लेब्राडोर देखो या 4 पहिया वाहन देखो। बच्चे चीज़ों की शक्ल यानी परसेप्चुअल सिमिलैरिटी से भी उन्हें पहचानते हैं, जैसे हर गाड़ी के पहिए होते हैं और हर कुत्ते के 4 पैर होते हैं। बच्चे यह भी उम्मीद करते हैं कि बड़े उन्हें चीज़ों के सही नाम बताएंगे। अगर कोई बड़ा जानबूझकर जूते को बिल्ली कहे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, रोने लगेगा या उसे सही करने की कोशिश करेगा। शब्दों का मतलब सिर्फ नाम नहीं है, वे यह भी बताते हैं कि बोलने वाला क्या सोच रहा है।
हम जो भाषा बोलते हैं उसका हमारी सोच और दुनिया देखने के तरीके पर भी असर पड़ता है। शब्दों का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। कुत्ता शब्द में ऐसा कुछ नहीं है जो कुत्ते जैसा दिखता हो। यह सिर्फ एक इशारा या सिंबल है जिसे हमारे समाज ने मान लिया है। मशहूर मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि लैंग्वेज सिर्फ दूसरों से बात करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप से बात करने के लिए भी है। जब हम कोई शब्द सीखते हैं तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। बच्चे भी अपनी इमोशंस और गुस्से पर काबू पाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाते हैं वे अपने बर्ताव पर, अपने बिहेवियर पर ज्यादा आसानी से लगाम लगा सकते हैं। पहले के लोगों जैसे नोम चॉम्स्की को लगता था कि बच्चों के दिमाग में भाषा के नियम यानी ग्रामर सीखने की कोई जन्मजात मशीन होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेकिन अब माना जाता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को सुनकर और पैटर्न पकड़कर खुद ब खुद नियम सीख लेते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे मैं गया था की जगह मैं जा लिया, तो माँ बाप उन्हें डांटकर सही नहीं करते, वे बस सही तरीके से बात दोहरा देते हैं। रोज की जिंदगी में बच्चे एक ही तरह की बातों को दिन में सैकड़ों बार सुनते हैं, जैसे यह देखो या क्या तुम। इन्हीं को सुन सुनकर बच्चे मुश्किल नियम सीख जाते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न्स हैं। भाषा यानी लैंग्वेज सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब, कहाँ और किस से क्या बोलना है। जैसे अपनी बारी आने पर बोलना, यह समझना कि सामने वाले को अपनी बात पता है या नहीं। जैसे फोन पर बच्चा कहता है ये देखो, जबकि सामने वाला देख नहीं सकता। बड़ों से तमीज से बात करना और किसी का दिया हुआ बेकार तोहफा मिलने पर भी खुशी जताना। इस समझ को विकसित होने में समय लगता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म या व्यवहार से जुड़ी कोई और बीमारी होती है, कोई कंडक्ट डिसऑर्डर्स होती हैं, उन्हें ये सामाजिक तौर तरीके, ये सोशल रूल्स सीखने में बहुत दिक्कत आती है। हर बच्चे का अपने परिवार में अनुभव, अपने परिवार में एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इन एक्सपीरियंसेस का इस बात पर बहुत असर पड़ता है कि बच्चा समाज में कैसे घुलेगा मिलेगा, उसमें सही गलत की समझ कैसे आएगी और वह लोगों का दिमाग कैसे पढ़ेगा। जिन बच्चों के भाई बहन होते हैं वे जल्दी सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे रहना है। भाई बहनों से प्यार भी मिलता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन जो बच्चे अकेले होते हैं वे यही सब अपने दोस्तों से सीखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी भाई बहनों या दोस्तों से लड़ाई हो तो उस पर बातचीत की जाए। ऐसी बातचीत जहां बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हें कैसा लगा या उसने ऐसा क्यों किया। इससे बच्चे दूसरों की सोच और इरादों को समझना सीखते हैं। जब बच्चे नाटक या दिखावे का खेल खेलते हैं तब भी वे दूसरों की सोच को समझना सीखते हैं। इसी समझ को थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं, यानी यह समझना कि लोग अपने विश्वासों, अपने बिलीव्स के हिसाब से काम करते हैं, न कि हमेशा सच्चाई या फैक्ट्स के हिसाब से। कुछ माता पिता बच्चों को एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसके पास अपना दिमाग है। इसे माइंडेडनेस कहते हैं। ऐसी माएँ बच्चों की अजीब आवाज़ों या हरकतों को भी यह समझ कर लेती हैं कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। इसके उलट कुछ माएँ सोचती हैं कि बच्चा बस बेमतलब की आवाज़ें निकाल रहा है। जो माएँ माइंडेड होती हैं वे अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए उनकी भावनाओं, सोच और कल्पना के बारे में बताती हैं। ऐसी माँओं के बच्चे दूसरों की सोच को पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। दूसरी तरफ कुछ माता पिता बच्चों की हरकतों को जानबूझकर की गई शरारत मान लेते हैं। जैसे अगर बच्चा खिलौना तोड़ दे
तो वे सोचते हैं कि उसने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया है। ऐसे घरों में पले बढ़े बच्चे आगे चलकर गुस्सैल हो जाते हैं और दूसरों की नॉर्मल बातों को भी दुश्मनी समझने लगते हैं। जो माता पिता बच्चों को रोक टोक करते हैं, लेकिन प्यार से, उनके बच्चे सीखते हैं कि हर रोक टोक का मतलब दुश्मनी नहीं है। ज्यादातर बच्चे 2 साल की उम्र तक सोचना यानी थिंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वे अपनी भावनाओं, जैसे मुझे गर्मी लग रही है, दूसरों की भावनाओं, जैसे मम्मी गुस्सा मत हो, और सही गलत यानी क्या वह गंदा बच्चा था, इनके बारे में बात करने लगते हैं। 28 महीने की उम्र तक 90% बच्चे दर्द, थकान, प्यार और नियमों से जुड़े शब्द बोलने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर परिवार में 3 साल के बच्चे के साथ उसकी भावनाओं, डिस्कशंस अबाउट फीलिंग्स पर बात की जाए, तो वह 6 साल का होने पर दूसरों के मन की बात बहुत आसानी से समझ लेता है। इसका मतलब है कि भाई बहनों के साथ होने वाले नॉर्मल झगड़े बच्चों के विकास के लिए जरूरी हैं। बस शर्त यह है कि उन झगड़ों के कारणों पर बाद में बात की जाए, जैसे वह रो रहा है क्योंकि तुमने उसका खिलौना ले लिया। इससे बच्चा समझता है कि उसके कामों का दूसरों पर क्या असर होता है। परेशानी तब होती है जब माता पिता बच्चों के साथ मारपीट करते हैं या बहुत ज्यादा डांट डपट करते हैं। ऐसे घरों के बच्चे स्कूल जाकर दूसरों से लड़ते हैं और दबंग यानी बुली बन जाते हैं। नाटक या दिखावे का खेल बच्चों को दूसरों का दिमाग समझने में बहुत मदद करता है। जब बच्चे मम्मी पापा, डॉक्टर या खाना बनाने का नाटक खेलते हैं, तो वे उन किरदारों की जिंदगी को जीते हैं और उनके हिसाब से फैसले लेते हैं। जब बच्चे बड़ों के साथ खेलते हैं, तो खेल ज्यादातर चीजों से जुड़ा होता है, जैसे केले को फोन मानकर बात करना। इससे बच्चे सीखते हैं कि एक ही चीज 2 तरह से सोची जा सकती है। असल में वह केला है, लेकिन खेल में वह फोन है, यानी रियल नेचर और सिंबॉलिक नेचर। इसे सिंबल्स इन थॉट कहते हैं। एक सूखी पत्ती प्याली बन सकती है और एक लकड़ी घोड़ा बन सकती है। यह इंसानों की सबसे खास ताकतों में से एक है। इस तरह के खेल में सबसे जरूरी बात यह है कि खेलने वाले सभी लोग उस बात को माने। लकड़ी तभी घोड़ा है जब सब मान ले। यही बात हमारी आम जिंदगी और भाषा पर भी लागू होती है। शब्दों का मतलब तभी है जब समाज उस मतलब को मान ले। इसी खेल खेल में बच्चे बड़े होकर नक्शे यानी मैप्स, तस्वीरें और शब्दों जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस या प्रतीकात्मक चीजें समझना सीखते हैं। बड़ों के बजाय जब बच्चे अपने दोस्तों या भाई बहनों के साथ दिखावे का खेल खेलते हैं, तो वे ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं जताते हैं। इस खेल में सब बराबर होते हैं। खेलते समय भावनाओं यानी इमोशंस के बारे में बात करने से बच्चों को दूसरों का दिमाग समझना आ जाता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की ने बताया था कि जब 2 बहनें खेल में बहन बनती हैं, तो वे असल जिंदगी से ज्यादा अच्छे से बहन होने का फर्ज निभाती हैं। इससे वे समझती हैं कि समाज के नियम यानी सोशल नॉर्म्स क्या हैं। स्कूल जाने पर बच्चे नए दोस्त बनाते हैं और उनके खेल बड़े हो जाते हैं। जो बच्चे बचपन में ऐसे खेल ज्यादा खेलते हैं, वे बड़े होकर दूसरों का दिमाग पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। हर बच्चे के घर के पास खेलने के लिए दोस्त नहीं होते। एक रिसर्च के मुताबिक 20% से 50% बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, यानी काल्पनिक दोस्त। यह सबसे ज्यादा घर के पहले बच्चे, फर्स्ट बॉर्न या लड़कियों में देखा जाता है। ऐसे बच्चे शर्मीले या डरे हुए नहीं होते। सच तो यह है कि इन बच्चों की लैंग्वेज और कहानी बनाने की कला बाकी बच्चों से बहुत अच्छी होती है। ये बच्चे भी अपने काल्पनिक दोस्तों से वही सब सीखते हैं जो वे असली दोस्तों से सीखते हैं।
जो बच्चे दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं वे स्कूल में बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं। अच्छे और मददगार यानी प्रो सोशल दोस्तों के साथ झगड़े भी कम होते हैं। दिखावे के खेल के कुछ नियम होते हैं। बच्चे खुशी खुशी इन नियमों को मानते हैं, इससे वे खुद पर काबू रखना सीखते हैं। असल जिंदगी में बच्चे बड़ों के डर से नियम मानते हैं, लेकिन खेल में वे खुद नियम बनाते हैं और अपनी इच्छाओं को दबाना सीखते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिकों ने 6 साल के बच्चों को फायरमैन का खेल खेलते देखा। फायर इंजन चलाने वाले बच्चे का मन भी आग बुझाने का था, लेकिन खेल के नियम के कारण वह अपनी इच्छा को दबाकर अपनी सीट पर बैठा रहा। एक और खेल में देखा गया कि जब बच्चे अकेले संतरी बनते हैं तो वे जल्दी अपनी जगह से हिल जाते हैं, लेकिन जब उनके दोस्त उन्हें देख रहे होते हैं तो वे बहुत देर तक बिना हिले खड़े रहते हैं। खेल के नियमों से बच्चे समाज के नियम भी सीखते हैं। समाज के नियम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ बच्चे इन नियमों को बिल्कुल नहीं मानते। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, साइकोपैथिक। लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे उन घरों से आते हैं जहां दूसरों के इमोशंस पर बात नहीं होती। ये बच्चे हर बात में दूसरों की दुश्मनी देखते हैं। अगर किसी से गलती से धक्का लग जाए तो ये बच्चे उसे जानबूझकर किया गया हमला मानते हैं और मारपीट करने लगते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चों को भी समाज के नियम समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वे जानबूझकर बुरे नहीं होते। उन्हें बस यह समझ नहीं आता कि किस जगह पर कैसा बर्ताव करना है। बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही अपना एक समूह, अपना इन ग्रुप बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये लोग हमारे जैसे हैं। बच्चे हमेशा अपने समूह के लोगों की ज्यादा मदद करते हैं और उनके साथ चीजें बांटते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पेरिस और बोस्टन के 10 महीने के बच्चों को वीडियो दिखाए गए। एक औरत ने फ्रेंच लैंग्वेज और दूसरी ने इंग्लिश बोला। पेरिस के बच्चों ने फ्रेंच बोलने वाली औरत से खिलौना लिया और बोस्टन के बच्चों ने इंग्लिश बोलने वाली औरत से। बोस्टन के बच्चों को जब एक गोरी और एक काली औरत ने इंग्लिश में खिलौना दिया तो बच्चों ने रंग का कोई भेदभाव नहीं किया। इससे पता चलता है कि बच्चों के लिए रंग या रेस से ज्यादा लैंग्वेज जरूरी है। 3 साल के बच्चे भी टॉफियां बांटते समय अजनबियों से ज्यादा अपने भाई बहनों को टॉफियां देते हैं। 5 साल की उम्र तक बच्चे सिर्फ टी शर्ट के रंग, लाल या नीला के आधार पर भी अपना समूह, अपना आर्बिट्रेरी ग्रुप बना लेते हैं और अपनों का ही साथ देते हैं। लड़कियां ज्यादातर लड़कियों को ही चीजें देती हैं, जबकि लड़कों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिखा। बच्चे अपने समूह के लोगों को ज्यादा चीजें इसलिए देते हैं क्योंकि वे वापसी में मदद की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो कल तुम मेरी करना। अपने समूह, अपने ग्रुप के प्रति वफादार रहने से बच्चा अपने दोस्तों में पॉपुलर हो जाता है। स्कूल जाने पर यह समझ बहुत तेजी से बढ़ती है। 6 साल के बच्चे भी अगर देखते हैं कि गलती उनके समूह के किसी बच्चे ने की है तो वे उसे आसानी से माफ कर देते हैं। कई बार बहुत समझदार बच्चे भी अपने दोस्तों का साथ देने के लिए उनके गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। जो बच्चे दूसरों का नजरिया अच्छे से समझते हैं वे गुटबाजी में सबसे आगे होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है। अब सीखना, सोचना और याद रखना रोज के अनजाने कामों से बदलकर जानबूझकर किए जाने वाले काम बन जाते हैं। स्कूल में सफल होने के लिए बच्चों को खुद समझना पड़ता है कि मेरी याददाश्त कैसी है या किस काम में कितना दिमाग लगेगा। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। 3 से 7 साल की उम्र में बच्चों में ये खूबियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ना,
लिखना और गणित सीखना होता है, क्योंकि पढ़ाई और गणित यानी मैथ्स इंसानों ने सैकड़ों सालों में बनाए हैं, कल्चरल इन्वेंशंस हैं। इसलिए बच्चों को इन्हें सीखने में थोड़ा समय लगता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार याददाश्त यानी मेमोरी 3 तरह की होती है और स्कूल में तीनों की जरूरत होती है। पहली, सेमेंटिक मेमोरी, दुनिया के बारे में आम जानकारी यानी फैक्ट्स। दूसरी, एपिसोडिक मेमोरी, अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद रखना। और तीसरी, प्रोसीजरल मेमोरी, इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी, इसमें आदतें और हुनर यानी स्किल्स शामिल हैं। 3 से 5 साल के बच्चों को भी अगर 100 तस्वीरें एक बार दिखाई जाएं, तो वे उनमें से 98% को दोबारा देखकर पहचान लेते हैं। लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे झूठी बातें बना लेते हैं, लेकिन सच यह है कि बच्चे अजीब या भावनाओं से जुड़ी बातें यानी इमोशनली इंपॉर्टेंट बहुत साफ याद रखते हैं। एक 4 साल के बच्चे को याद था कि 2.5 साल की उम्र में उसने अपनी मछली को ज्यादा खाना खिला दिया था और वह मर गई थी। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वे रोज के कामों की एक स्क्रिप्ट, एक रूपरेखा याद कर लेते हैं, जैसे बाजार जाना या खाना खाना। इससे उनके लिए दुनिया को समझना आसान हो जाता है। जब कोई बात इस आम रूटीन से अलग होती है, जैसे रात के खाने में पहले मिठाई मिलना, तो उन्हें वह हमेशा याद रहती है। अगर परिवार में पुरानी बातों पर अक्सर चर्चा होती है तो बच्चों को वे अच्छे से याद रहती हैं। जब माँ बाप बच्चों से सवाल पूछते हैं, जैसे हम कहाँ गए थे, हमने क्या देखा, और फिर उनकी बातों को और बढ़ाते हैं, हाँ, और शेर का पिंजरा कैसा था, तो बच्चों की याददाश्त मजबूत होती है। जिन बच्चों के पास शब्दों का अच्छा भंडार होता है, वे भी घटनाओं को अच्छे से याद रख पाते हैं। परिवार के साथ पुरानी बातें करने से बच्चों को यह समझने में भी मदद मिलती है कि वे कौन हैं और समाज में उनकी जगह क्या है। बच्चे अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं। उनका दिमाग हर चीज के पीछे की वजह ढूंढता है। स्कूल जाने पर उन्हें इन वजहों को जानबूझकर खोजना होता है। प्रयोग यानी एक्शन करके बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 2 से 5 साल के बच्चों को एक म्यूजिक मशीन दी गई। एक ब्लॉक रखने पर मशीन नहीं बजी, लेकिन दूसरा ब्लॉक बी रखने पर मशीन बजने लगी। जब बच्चों से पूछा गया कि मशीन कैसे बंद होगी, तो ज्यादातर ने ब्लॉक बी को हटा दिया। कभी कभी हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं। बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई चीज गिरेगी तो वह बिल्कुल सीधी नीचे आएगी, ग्रेविटी का नियम। जब बच्चों को भूल भुलैया वाले मुड़े हुए पाइप में गेंद डालते हुए दिखाया गया, तब भी उन्होंने गेंद को सीधा नीचे ही ढूंढा, जबकि पाइप मुड़ा हुआ था। बड़े भी ऐसी गलतियां करते हैं। अगर चलती हुई ट्रेन से गेंद गिराई जाए तो वह सीधे नीचे नहीं गिरती, बल्कि थोड़ा आगे की तरफ गिरती है। सही साइंस सीखने के लिए बच्चों और बड़ों को सही तरह से पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चे 2 तरह से सोचते और तर्क लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं। पहला, इंडक्टिव रीजनिंग यानी अंदाजा लगाना। इसमें हम कुछ जानकारी के आधार पर आगे का अंदाजा लगाते हैं, जैसे इंसानों की तिल्ली होती है, कुत्तों की तिल्ली होती है, क्या खरगोश की तिल्ली होती है। 4 साल का बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि हाँ, क्योंकि सब जानवर मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कुत्तों की होती है, मधुमक्खियों की होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता और मधुमक्खी बिल्कुल अलग हैं। यह तरीका एनोलॉजी यानी समानता ढूंढने पर काम करता है। जैसे वेल्क्रो का आविष्कार कुछ चिपकने वाले पौधों को देखकर हुआ था। फिर दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग यानी पक्का तर्क। इसमें सिर्फ एक सही जवाब होता है, चाहे बात कितनी भी अजीब क्यों न लगे। इसे सिलोगिज्म कहते हैं। जैसे सब बिल्लियां भौंकती हैं,
ये एक बिल्ली है, तो सवाल कि क्या ये भौंकती है, सही जवाब है हाँ। हालांकि हमें पता है कि बिल्लियां भौंकती नहीं हैं, लेकिन इस नियम के हिसाब से जवाब हाँ ही होगा। 4 साल के बच्चे भी ऐसे सवालों का सही जवाब दे सकते हैं, अगर उन्हें थोड़ा ध्यान से सोचने को कहा जाए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके सोचने और मैथमेटिक्स जैसी चीजें समझने की ताकत और तेज हो जाती है। इंसानों द्वारा बनाई गई लिखावट यानी राइटिंग ने हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जब हम बोलना सीखते हैं तो हमें आवाज़ों के टुकड़ों का पता नहीं होता, लेकिन जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि एक शब्द में कौन कौन सी आवाज़ें मिली हुई हैं। इसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं। पढ़ने से पहले बच्चे शब्दों की तुकबंदी या पहली आवाज़ पहचानना सीखते हैं। जो बच्चे यह जल्दी सीख लेते हैं वे पढ़ना भी जल्दी सीखते हैं। बच्चों को कविताएं गाकर सुनाने, तालियों वाले खेल खिलाने जैसे खिलौने से वे आवाजों को पहचानना जल्दी सीखते हैं। जब बच्चा खुद कुछ लिखने की कोशिश करता है और गलत स्पेलिंग लिखता है तो यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि वह आवाजों को पहचान कर उन्हें अक्षरों में बदलने की कोशिश कर रहा है। पढ़ना सीखने से पहले हम आवाजों को अलग अलग नहीं सुन पाते। रिसर्च बताती है कि जो बड़े लोग अनपढ़ होते हैं वे भी आवाजों को अलग अलग नहीं कर पाते। पढ़ना सीखने से हमारे दिमाग में आवाजों की समझ बदल जाती है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उन्हें आवाजों को पहचानने में दिक्कत होती है। वे शब्दों की लय या तुकबंदी को ठीक से समझ नहीं पाते। यह दिक्कत हर लैंग्वेज में अलग तरह से दिखती है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को बोलने या दूसरों की बात समझने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बोलते समय हमारा दिमाग कई और इशारों से बात का मतलब समझ लेता है। पढ़ने लिखने की तरह ही इंसानों की दूसरी बड़ी खोज है गिनती यानी नंबर सिस्टम। गिनती से हम दुनिया की हर चीज का हिसाब रख सकते हैं, जैसे दूरी, वजन। इसे सीखने के लिए भी स्कूल जाना और सालों की मेहनत जरूरी है। मैथ्स सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे को गिनती का क्रम यानी सीक्वेंस 1 2 3 4 या 1 2 3 4 याद हो। गिनती सिर्फ यह नहीं बताती कि कोई चीज कम है या ज्यादा, बल्कि यह पक्का हिसाब बताती है, जैसे 16 8 से ज्यादा है। यह हम बिना चीजों को देखे ही बता सकते हैं, क्योंकि 16 गिनती में बाद में आता है। हम यह भी समझ सकते हैं कि 8 पत्थर और 8 जिराफ की गिनती बराबर है, भले ही वे देखने में बिल्कुल अलग हों। ज्यादातर बच्चे 3 साल की उम्र तक काफी लंबी गिनती याद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मैथ्स समझ गए हैं। जब वे रोज के कामों में गिनती का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीढ़ियां गिनना, लूडो खेलना या टॉफियां बांटना, तो वे कुछ नियम सीखते हैं, जैसे हर चीज को सिर्फ एक बार गिनना है। दूसरा, गिनती का ऑर्डर, उसका क्रम हमेशा एक जैसा रहेगा। अगर कोई नंबर भूल गए तो हिसाब गलत हो जाएगा। हमारे दिमाग में मात्रा या हिस्से यानी मैग्नीट्यूड को समझने का एक पैमाना होता है, एनालॉग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। जब हम बड़ी चीजें देखते हैं तो दिमाग के ज्यादा सेल काम करते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चे या जानवर भी यह बता सकते हैं कि 20 और 40 में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन अगर फर्क बहुत कम हो, जैसे 20 और 22, तो वे नहीं बता पाते। हमारे दिमाग में 1 2 और 3 तक की गिनती को एकदम सही पहचानने की भी एक खास खूबी होती है, जिसे ऑब्जेक्ट इंडिविजुएशन कहते हैं। कुछ बच्चों को मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है और वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद उनके दिमाग का पैमाना या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ठीक से काम नहीं करता।
स्कूल जाने से पहले ही जो बच्चे गिनती के नाम और उनका सही ऑर्डर सीख लेते हैं, उनके लिए स्कूल में मैथ्स और हिसाब किताब सीखना बहुत आसान हो जाता है। स्कूल जाने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, हम पढ़ना लिखना और मैथ्स जैसी चीजें सीखते हैं। दूसरा, स्कूल हमें अपने इमोशंस और पुरानी एक्सपीरियंसेस से अलग हटकर साफ दिमाग से सोचना सिखाता है, लॉजिकल रीजनिंग सिखाता है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, वे अक्सर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही सोचते हैं। अगर उनसे पूछा जाए, उत्तरी ध्रुव में सब भालू सफेद होते हैं, ये जगह उत्तरी ध्रुव में है, तो बताओ वहां के भालू किस रंग के होंगे? तो वे जवाब देने से मना कर देंगे। वे कहेंगे कि हम वहां कभी गए नहीं, तो हमें कैसे पता। स्कूल जाने से बच्चे यह सीखते हैं कि भले ही कोई बात असल जिंदगी में अजीब लगे, लेकिन अगर लॉजिक कह रहा है, तो उसका एक सही जवाब निकाला जा सकता है। स्कूल बच्चों को खुद के बारे में सोचना सिखाता है। वे सीखते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, यानी मेटाकॉग्निशन। भावनाओं पर काबू कैसे पाना है, यानी सेल्फ रेगुलेशन। और अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ानी है। स्कूल में दोस्तों से मिलने जुलने से बच्चों को यह भी पता चलता है कि समाज कैसे काम करता है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं और बदमाशी क्या होती है। मेटाकॉग्निशन यानी अपने ही सोचने के तरीके को समझना। जिन बच्चों में यह खूबी होती है, वे स्कूल में बहुत आगे रहते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या याद रहता है और क्या भूल जाते हैं, और वे इसे सुधारने के तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर बच्चों को कुछ तस्वीरें याद रखने को कहा जाए, तो 7 साल के बच्चे उन तस्वीरों के नाम बार बार मन में दोहराते हैं ताकि वे भूले नहीं। लेकिन 5 साल के बच्चे ऐसा कम ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बच्चे दोहरा नहीं सकते, बस उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ऐसा करने से उन्हें याद रखने में आसानी होगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे याद रखने के नए नए तरीके सीखते हैं। जैसे अगर किसी चीज को दूसरी चीज से जोड़कर याद रखा जाए, तो वह जल्दी याद होती है। जैसे डॉक्टर को सुई से जोड़ना। बच्चे यह भी समझने लगते हैं कि किस काम में ज्यादा मेहनत लगेगी और किस में कम। एक मजेदार बात यह है कि बच्चे और बड़े भी अक्सर यह मान लेते हैं कि उन्हें सब याद रहेगा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन बड़े बच्चे यह समझ जाते हैं कि कब कौन सा तरीका लगाना है, और इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। खुद पर काबू पाना, इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कामों पर लगाम लगाना, कंट्रोल करना। छोटे बच्चों में इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका है इंतजार करना। जैसे अगर बच्चे के सामने एक टॉफी रखी हो और कहा जाए कि घंटी बजने तक इसे नहीं खाना है, तो क्या बच्चा खुद को रोक पाएगा? इसे इनहिबिटरी कंट्रोल कहते हैं। जिन बच्चों में खुद को रोकने की यह ताकत होती है, वे न सिर्फ पढ़ाई में तेज होते हैं, बल्कि समाज में भी अच्छे से रहते हैं। जिन बच्चों में यह ताकत नहीं होती, वे अक्सर क्लास में शोर मचाते हैं और बिना सोचे समझे काम करते हैं। कई बार ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर उनका भाषा का ज्ञान या लैंग्वेज स्किल्स कमजोर हो। बड़े होने पर यह एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल लगाना और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को कई चीजों को एक साथ ध्यान में रखना होता है, यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसके दो रूप होते हैं, कूल ईएफ यानी कूल एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जब मामला सिर्फ पढ़ाई या मैथ्स का हो, इसमें दिमाग शांत रहता है। दूसरा है हॉट एग्जीक्यूटिव फंक्शन,
जब मामला इमोशंस, हार जीत या दांव पर लगा हो। इमोशंस के बीच सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि बड़ों के लिए भी। किशोरों यानी एडोलेसेंट्स में अक्सर दांव खेलने या खतरा उठाने की आदत होती है, क्योंकि उस उम्र में दिमाग में बहुत बदलाव हो रहे होते हैं और वे अक्सर दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं। वर्किंग मेमोरी हमारे दिमाग का वह स्टोर रूम है जहां हम कुछ समय के लिए जानकारी को पकड़ कर रखते हैं, जैसे कोई फोन नंबर याद रखना या दिमाग में कोई तस्वीर बनाना। इस स्टोर रूम में एक बार में बहुत थोड़ी ही जानकारी आ सकती है। जिन बच्चों की वर्किंग मेमोरी कमजोर होती है वे अक्सर क्लास में इंस्ट्रक्शंस भूल जाते हैं और पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। वर्किंग मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग की उस आवाज से जुड़ा है जो लगातार हमसे बात करती रहती है। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे जोर जोर से बोलने की बजाय मन ही मन में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे ज्यादा मुश्किल बातों को समझ सकते हैं। वे कई चीजों को एक साथ ध्यान में रख सकते हैं और फालतू बातों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। कई बार बच्चे बड़ों से भी ज्यादा सही जवाब देते हैं, जैसे सब मैमल्स चल सकते हैं, व्हेल एक मैमल है तो क्या व्हेल चल सकती है। बड़े लोग अक्सर अपनी असली दुनिया की जानकारी के आधार पर कहेंगे कि व्हेल तैरती है, चलती नहीं। लेकिन 6 साल के बच्चे नियम या लॉजिक के हिसाब से सही जवाब दे देंगे कि हाँ व्हेल चल सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में असली दुनिया का इतना कचरा नहीं होता जो उनके सोचने के तरीके में रुकावट डाले। अक्सर माना जाता है कि वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक रीजनिंग बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 6 साल के बच्चे भी छोटी मोटी चीजों पर प्रयोग करना यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग जानते हैं। जैसे अगर दो भाइयों को शक है कि उनके घर में एक बहुत बड़ा चूहा है और एक छोटा चूहा है तो वे इसे कैसे पकड़ेंगे। 6 साल का बच्चा कहेगा कि छोटे छेद वाला पिंजरा लगाओ, अगर पनीर गायब है तो छोटा चूहा है, क्योंकि बड़े छेद से तो कोई भी आ सकता है। लेकिन जब मामला बहुत उलझे हुए हों और कई कारण एक साथ हों तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 11 और 14 साल के बच्चों को यह पता लगाना था कि स्कूल में बच्चों को जुकाम किस खाने से हो रहा था। इसके लिए उन्हें सेब, चिप्स और कोला की तस्वीरें दिखाई गईं जो कोल्ड यानी जुकाम वाले बच्चों के साथ जुड़ी थीं। ज्यादातर बच्चे सही जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें पहले से ही लगता था कि सेब तो फायदेमंद होता है, इससे जुकाम कैसे हो सकता है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, यानी हम सिर्फ उसी सबूत को मानते हैं जो हमारी पुरानी सोच से मेल खाता हो। यही वजह है कि स्कूल में बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से सोचना सिखाया जाता है ताकि वे अपनी पुरानी सोच और स्टीरियोटाइप्स यानी भ्रांतियों से बाहर निकलकर सच्चाई को देख सकें। जैसे जैसे बच्चे स्कूल में बड़े होते हैं उनके सही गलत सोचने के तरीके यानी मोरल रीजनिंग में भी बड़ा बदलाव आता है। स्कूल में बच्चों को कई तरह के हालात देखने को मिलते हैं जहां एक से ज्यादा लोगों की जरूरतें आपस में टकराती हैं। जैसे जैसे बच्चों का दिमाग तेज होता है, वर्किंग मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन बढ़ते हैं, वे इन उलझे हुए मामलों को बेहतर तरीके से समझना सीख जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों से पूछा गया कि अगर कोई इंसान अनजाने में अपने पैसे गिरा दे तो क्या उन पैसों को रख लेना चाहिए। 8 साल के बच्चों ने कहा कि पैसे रखना गलत है क्योंकि वे किसी और के हैं। 13 साल के बच्चों ने कहा कि पैसे रख लेना चाहिए क्योंकि जिसका पैसा गिरा है उसे तो पता ही नहीं है। 16 साल के बच्चों ने कहा कि पैसे वापस करने चाहिए क्योंकि जब हमने उन्हें गिरते हुए देखा है तो यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जब बच्चों को बताया गया कि पैसे गिराने वाला इंसान विकलांग था, डिसेबल्ड था, तो सभी उम्र के बच्चों ने पैसे वापस करने की ही बात कही।
समाज के नियम हर जगह अलग अलग होते हैं, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म। छोटे बच्चे 10 साल तक सोचते हैं कि बड़े लोगों ने जो नियम बनाए हैं वे हमेशा सही होते हैं। 13 साल के बच्चे समझते हैं कि नियम कोई भी बना सकता है, लेकिन 16 साल के बच्चे समझते हैं कि ये नियम समाज को एक साथ बांधे रखने के लिए जरूरी हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे नियमों की कमियों को भी पकड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर समाज का कोई नियम किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो वे उसका विरोध करना सीखते हैं। जब बच्चे खुद किसी बुरी चीज का शिकार होते हैं, जैसे कोई उन्हें चिढ़ाए या उनका सामान चुरा ले, तो वे समझते हैं कि पीड़ित होना कैसा लगता है। लेकिन जो बच्चे दूसरों का दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, वे कई बार ज्यादा शातिर बदमाशी भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। बड़े होते हुए बच्चे यह भी समझते हैं कि उनकी कुछ पसंद, जैसे दोस्त, कपड़े, संगीत, सही या गलत के दायरे में नहीं आती। वे अपनी निजी जिंदगी पर अपना पूरा हक चाहते हैं। इसी वजह से उनकी अपने माँ बाप से बहुत बहस भी होती है। दुनिया के हर कोने में किशोर यानी एडोलेसेंट्स अपनी इस आज़ादी के लिए लड़ते हैं, जो उनके दिमागी और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जीन पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे, एक जीव विज्ञानी थे। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों को देखकर यह सिद्धांत बनाया कि इंसानों में ज्ञान और समझ कैसे आती है। उनका मानना था कि बच्चों का ज्ञान उनके आसपास की दुनिया से टकराकर धीरे धीरे आकार लेता है। पियाजे ने बच्चों के सोचने के तरीकों को कुछ चरणों, कुछ स्टेजेस में बांटा। पहला, द सेंसरी मोटर पीरियड, 0 से 2 साल, संवेदी पेशीय अवस्था। शुरू में बच्चा सिर्फ देखकर, सुनकर, छूकर और चखकर ही दुनिया को समझता है। उसके पास सोचने की कोई बड़ी समझ नहीं होती। धीरे धीरे वह अपने कामों के नतीजे समझने लगता है, जैसे खिलौना गिराने से क्या होगा। पियाजे का यह मानना बहुत सही था कि हमारा दिमाग हमारे शरीर की हरकतों से ही दुनिया की असली समझ बनाता है। दूसरा, द प्री ऑपरेशनल पीरियड, 2 से 7 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र में बच्चे शब्दों और तस्वीरों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से लॉजिकल नहीं सोच पाते। इनमें कुछ कमियां होती हैं। अहंकार, ईगोसेंट्रिज्म, वे हर चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। एक तरफ ध्यान देना यानी सेंट्रेशन। वे किसी भी चीज के सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान देते हैं, जैसे गिलास की लंबाई, चौड़ाई नहीं। फिर पलट कर न सोच पाना यानी रिवर्सिबिलिटी। वे यह नहीं सोच पाते कि बर्फ पिघलकर पानी बनी है तो पानी से वापस बर्फ भी बन सकती है। पियाजे का सबसे मशहूर प्रयोग कंजर्वेशन का था, संरक्षण का। अगर एक चौड़े गिलास का पानी पतले लंबे गिलास में डाल दिया जाए, तो छोटे बच्चे कहते हैं कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वे सिर्फ उसकी लंबाई देख पाते हैं। हालांकि आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे बच्चों में लॉजिक की कमी नहीं होती, बस वे उसे सही जगह इस्तेमाल करना नहीं जानते। फिर तीसरा है द कंक्रीट ऑपरेशंस, 7 से 11 साल। इस उम्र में बच्चे मात्रा यानी क्वांटिटी और गिनती यानी नंबर जैसे सिद्धांत समझने लगते हैं। अब उन्हें यह समझने के लिए कि 9 बड़ा है या 7 ब्लॉक्स गिनने की जरूरत नहीं होती। वे दिमाग में ही हिसाब लगा सकते हैं कि 9 बड़ा है, यानी ट्रांजिटिविटी। फिर अगला है द फॉर्मल ऑपरेशंस, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से आगे की। यह एडल्ट्स जैसी सोच है, वयस्कों जैसी। इस उम्र में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग करके और हर तरह के नियम मिलाकर सोच सकते हैं। जैसे
पानी में कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी तैरेगी, इसका अंदाजा वे बिना चीज को देखे ही लगा सकते हैं। आज के वैज्ञानिक यह तो मानते हैं कि ज्ञान का विकास एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में, लेकिन वे यह नहीं मानते कि कोई समझ एकदम किसी खास उम्र में ही अचानक से आ जाती है। अब लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां पियाजे मानते थे कि बच्चा अकेले ही दुनिया से टकराकर सब कुछ सीखता है, वहीं वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने आसपास के समाज और कल्चर, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। हम जो भी ज्ञान पाते हैं वह हमें इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से मिलता है, जैसे कि नक्शे, गिनती, चित्र और सबसे जरूरी भाषा यानी लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के मुताबिक भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। जब छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते हुए काम करते हैं और फिर धीरे धीरे उसी आवाज को अपने मन के अंदर ले जाते हैं, तो लैंग्वेज उनके विचारों को दिशा देने वाला एक टूल, एक हथियार बन जाती है। आज भी हम सब अपने मन के अंदर शब्दों में ही सोचते हैं। वाइगोत्स्की को उन बच्चों को पढ़ाने का काम मिला था जिन्हें पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी। इसी दौरान उन्होंने 2 बड़े सिद्धांत दिए। पहला, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। पियाजे मानते थे कि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से खुद सीखते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि एक अच्छे गुरु की मदद से बच्चा अपनी उम्र से भी ज्यादा सीख सकता है। अगर एक 8 साल का बच्चा अकेले सिर्फ 8 साल के लेवल का मैथ्स कर सकता है, तो किसी की मदद से वह 10 साल के लेवल की मैथ्स भी कर सकता है। अकेले करने की क्षमता और किसी की मदद से करने की क्षमता के बीच के इसी अंतर को ZPD कहते हैं। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चों को उनके मौजूदा लेवल पर नहीं, बल्कि इस ZPD के लेवल पर पढ़ाना चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंच सकें। दूसरा सिद्धांत था इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले या खेल का महत्व। वाइगोत्स्की के अनुसार नाटक या दिखावे का खेल कोई फालतू चीज नहीं है। खेल में नियम होते हैं, रूल्स ऑफ द गेम, और इन नियमों को खुशी खुशी मानने से बच्चों में खुद पर काबू रखने की शक्ति आती है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन बढ़ता है। खेल में एक लकड़ी घोड़ा बन जाती है। इससे बच्चे सीखते हैं कि किसी चीज का असली रूप कुछ भी हो, हम सोच में उसे कोई और मतलब दे सकते हैं। खेल के दौरान बच्चे हमेशा अपने सबसे ऊंचे लेवल यानी ZPD पर काम कर रहे होते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की कहते थे कि टीचर्स को पढ़ाई के लिए खेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वाइगोत्स्की खुद एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाए, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स आज भी बहुत असरदार हैं। कुछ लोगों ने उनकी बातों का गलत मतलब भी निकाला। वाइगोत्स्की का यह मतलब नहीं था कि बच्चे सब कुछ सिर्फ खेल से ही सीखेंगे। उनका मानना था कि जो ज्ञान इंसानों ने हजारों सालों में जमा किया है, जैसे मैथ्स, उसे लैंग्वेज के जरिए बच्चों को सीधे भी पढ़ाया जाना चाहिए। आजकल की नई खोजें जैसे जेनेटिक्स और ब्रेन इमेजिंग बता रही हैं कि हमारे शरीर की बनावट का हमारे विकास पर बहुत असर होता है। अगर किसी बच्चे को पैदाइशी बहरापन है, तो यह साफ है कि उसके विकास का रास्ता अलग होगा। जैसे उसे इशारों की भाषा सिखानी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर जीन्स का असर बहुत छोटा होता है, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग की बनावट और उसके हिस्सों यानी ब्रेन सेल्स को बदलता है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स आपस में बिजली जैसे सिग्नलों और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कुछ केमिकल्स के जरिए बात करती हैं।
न्यूरोकंस्ट्रक्टिविज्म एक नया नजरिया है जो यह समझने की कोशिश करता है कि ये छोटी छोटी जैविक बातें, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स बच्चे के विकास पर कैसे असर डालती हैं। इसमें देखा जाता है कि दिमाग के पास वाले हिस्से कैसे बात करते हैं और दूर वाले हिस्से कैसे बात करते हैं। न्यूरोकंस्ट्रक्टिविज्म की 5 मेन रुकावटें यानी कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला, जीन्स, यानी आसपास के माहौल से हमारे जीन्स पर असर पड़ता है। दूसरा, सेल्स का माहौल, दिमाग का एक सेल दूसरे सेल के विकास को रास्ता दिखाता है। तीसरा, दिमाग की बनावट, दिमाग के अलग अलग हिस्सों के तार कैसे जुड़े हैं, इससे तय होता है कि वे कैसा काम करेंगे। चौथा, शरीर और माहौल, दिमाग शरीर के अंदर है और शरीर एक समाज में है, इस सब का भी दिमाग पर असर पड़ता है। और पांचवा, समाज, हमारे आसपास के समाज से भी हमारे दिमाग की बनावट तय होती है। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि बच्चे का दिमाग और उसकी सोच यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे आकार लेंगी। सिर्फ एक जीन किसी बच्चे का फ्यूचर तय नहीं कर सकता। बच्चे के आसपास का माहौल उसके विकास पर जीन्स से भी ज्यादा असर डालता है। हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही अच्छे म्यूजिशियंस बनने का हुनर रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें म्यूजिक न सिखाया जाए तो वे कभी अच्छे म्यूजिशियंस नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ, चाहे माहौल कितना भी अच्छा हो, हर बच्चा महान म्यूजिशियन, महान संगीतकार नहीं बन सकता। इसलिए हमें हर बच्चे को सीखने का सबसे अच्छा माहौल देना चाहिए। अगर माहौल बुरा होगा तो जीन्स की कमियां और भी बड़ी हो जाएंगी। ज्यादातर जीन्स जर्नलिस्ट होते हैं, यानी एक ही जीन बच्चे के कई अलग अलग हुनर पर असर डालता है। अगर बच्चे को अच्छी पढ़ाई और सही खाना मिले तो खराब जीन्स का असर बहुत कम हो जाता है। हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। यह हमें ध्यान लगाने यानी फोकस और खुद पर काबू रखने में भी मदद करता है। DRD4 नाम का एक जीन इस डोपामाइन को कंट्रोल करता है। अगर किसी बच्चे में इस जीन का एक खास रूप 7 रिपीट एलेल है और उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं तो बच्चा आगे चलकर गुंडा या समाज विरोधी यानी एंटी सोशल बन सकता है। लेकिन अगर माता पिता प्यार से रहें तो इस जीन का बुरा असर नहीं होता। इसका मतलब है कि जीन्स और माहौल दोनों मिलकर बच्चे का फ्यूचर तय करते हैं। इसी DRD4 जीन का असर पढ़ाई पर भी पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को कंप्यूटर गेम से पढ़ना सिखाया गया। जिन बच्चों में यह खास जीन था वे इस गेम से ठीक से नहीं सीख पाए क्योंकि वे गेम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में हमें हर बच्चे के जीन्स के हिसाब से उसे पढ़ाने का अलग तरीका ढूंढना होगा। टारगेटेड इंटरवेंशंस करने होंगे। आजकल नई मशीनों से हम देख सकते हैं, ब्रेन इमेजिंग से, कि सीखते समय बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। इससे हमें 2 बड़े सवालों के जवाब मिले हैं। पहला, क्या बच्चों का दिमाग बड़ों की तरह काम करता है? जवाब है हाँ। मशीनों से पता चला है कि जब 1 से 3 महीने के छोटे बच्चे सोते हुए किसी की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग का वही हिस्सा काम करता है जो बड़ों में काम करता है। यानी बच्चों और बड़ों के दिमाग की बनावट काफी हद तक एक जैसी होती है, बस अच्छे माहौल से उनके दिमाग के तार यानी न्यूरल कनेक्शंस और मजबूत होते जाते हैं। दूसरा, क्या सीखने से दिमाग बदलता है? जवाब है हाँ। एक रिसर्च में 5 साल के बच्चों को पहली बार अक्षर या लेटर्स दिखाए गए। तब उनके दिमाग का सिर्फ देखने वाला हिस्सा यानी विजुअल कॉर्टेक्स चालू हुआ। फिर बच्चों को उंगली से अक्षर बनाना और लिखना सिखाया गया, मल्टी सेंसरी लर्निंग।
इसके बाद जब बच्चों ने सिर्फ अक्षरों को देखा, तब भी उनके दिमाग का हाथ चलाने वाला हिस्सा यानी मोटर कॉर्टेक्स चालू हो गया। इसका मतलब है कि अलग अलग तरीकों से सीखने पर दिमाग में नए तार जुड़ जाते हैं। दिमाग के विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि बच्चे को घर, स्कूल और समाज में सबसे अच्छा माहौल दिया जाए। जैसे हम जानते हैं कि खुद पर काबू रखना यानी सेल्फ रेगुलेशन दिमाग के सामने वाले हिस्से से जुड़ा है, हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स से। लेकिन इस हिस्से को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका मशीनें नहीं, बल्कि बच्चे को दिखावे वाले खेल खेलने का मौका देना है। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 86 बिलियन कोशिकाएं हैं। इसलिए साइंस को इसे पूरी तरह समझने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इस मिनी कोर्स में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।